नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देवबन नक्सल। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं उसके बारे में मैं समझता हूं कि जो रेगुलर रियल एस्टेट इंडस्ट्री से एक्सपोज्ड हैं, जिन लोगों ने एक या दो घर खरीदा है, वो भी फर्स्ट सेल में, बिल्डर से, अंडर कंस्ट्रक्शन में, उनको शायद पता है। उनको मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वो ऑलरेडी उस विषय से वाकिफ हैं और उनको ये जो प्रोसीजर्स मैं समझाने जा रहा हूं, ये सारे प्रोसीजर्स की समझ उनको है। लेकिन ये प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है, शायद वो बात उनको शायद न खबर हो, या मैं ये भी सोच सकता हूं कि ज्यादातर लोगों को शायद नहीं पता है। तो अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो विषय है एप्लीकेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, अग्रीमेंट फॉर सेल, और कुछ स्टेट्स में जो लागू होता है, मुंबई और महाराष्ट्र में नहीं लागू होता है, वो है सेल डीड। खास करके मैं फोकस करूंगा एप्लीकेशन फॉर्म और अलॉटमेंट लेटर के इम्प्लीकेशंस क्या है, क्योंकि उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। उनको लगता है भाई ये सब एक नॉर्मल पद्धति है, एक प्रोसीजर है, प्रोसीजरल नॉर्मल में निकल जाता है। लेकिन ये प्रोसीजरल के नाम से बहुत सारी चोरी हो रही है, भयंकर चोरी हो रहा है, भयंकर शोषण हो रहा है, आम आदमी का शोषण हो रहा है। और रेरा ने, महाराष्ट्र रेरा ने कम से कम मैं कह सकता हूं कि इस बात पर रोक टोक लगाने का कोशिश किया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं लगा चुके हैं। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एप्लीकेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, अग्रीमेंट फॉर सेल एंड सेल डीड, एंड पोजेशन लेटर एंड पोजेशन। ये भी मैं डाल दूंगा, पोजेशन लेटर एंड पोजेशन। चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप किसी बिल्डर के सेल्स ऑफिस में जाते हो, वो लोग आपसे एक फ्लैट चूज करवाते हैं, आपको एक डिसीजन पॉइंट पर लेके जाते हैं, जबरदस्ती करके घसीट कर लेके जाते हैं। आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को समझते भी नहीं हो, उसके अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पढ़ते भी नहीं हो, वो प्रोजेक्ट क्या है, एक्चुअल डिलीवरी डेट क्या है, ये सब भी आपको ज्ञान नहीं होता है। एक्चुअल में वो फ्लैट को जब आप बुक कर रहे हो, वो क्या चीज है, वो फ्लैट क्या चीज है, वो प्रोजेक्ट क्या चीज है, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, पेमेंट शेड्यूल क्या है, एक्चुअल में आपको पता नहीं होता है। उसमें क्या क्या शर्तें लगाई गई है, किस तरह की शर्तें लगाई गई है, वेदर उसके अंदर हिडन कंडीशंस यानी छुपे हुए कंडीशंस हैं या नहीं, क्या कौन से कंडीशंस हैं, ये तक आपको पता नहीं होता है। लेकिन वो आपसे टोकन स्वाइप करवा लेते हैं और आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म पे सिग्नेचर करवा लेते हैं, और उनके सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कभी कभी वो एक एक पेज पे आपका सही लेते भी हैं और कभी कभी नहीं भी लेते हैं, और सिर्फ फर्स्ट पेज जहां पे आपने साइन किया है उसके ऊपर से कॉपी पेस्ट करके बाय कंप्यूटर वो आपके सिग्नेचर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वाले पेजेस पे लगा लेते हैं। ये होता है एप्लीकेशन फॉर्म। इसको बुकिंग फॉर्म भी कहा जाता है, या फिर रिक्वेस्ट फॉर रिजर्वेशन, RFR भी कहा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। कभी कभी EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से वो लोग फॉर्म भरवाते हैं और एक्चुअली उसी को बुकिंग फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फॉर्म का जो मीनिंग है, उनके अग्रीमेंट, ये उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो रहते हैं,
वो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ होता है और उसका उनका जो मीनिंग होता है वो आपके लिए, फ्लैट बायर के लिए बराबर नहीं होता है, वो ठीक नहीं है आपके लिए। ये फॉर्म फिलअप करने से आप अपने हाथ में हथकड़ी पहनने का काम करते हो। फॉर्म फिलअप करने से और टोकन भरने से आप अपने आप को फाइनेंशियल खतरे में डालते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता है और आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, आपने एक फ्लैट सिलेक्ट कर दिया। वो गाना है, शादी के लिए रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली, उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली। आपको लगता है आपने किसी उड़ती चिड़िया को पिंजरे में बंद कर ली है। आपको लगता है कि ये फ्लैट बुक कर दिया, रिजर्व हो गया, आपके नाम पे रिजर्व हो गया और अब वो फ्लैट बिक नहीं सकता और आपने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया। ये फीलिंग आता है और वो लोग आपको ये फीलिंग देते भी हैं सेल्स ऑफिसर्स में। आपके नाम के ताली बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, केक काटेंगे, आपको और आपके वाइफ को स्टेज पे बुलाएंगे, आपके नाम से वो कहेंगे कि सो एंड सो के नाम पे सो एंड सो फ्लैट, लेकिन रिजर्वेशन नहीं होता है वो आपके नाम पर। वो कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो उसका जो पेपर वर्क है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो पेपर वर्क है, आपको उस पर ध्यान रखना चाहिए बनिस्बत के वो क्या कह रहे हैं। वो कहते कुछ और हैं और एक्चुअली पेपर वर्क में होता कुछ और है। तो वो कहते क्या है कि सर ये आपका बुकिंग फॉर्म था, आपने बुकिंग कर दिया, क्या इसका मतलब कि वो फ्लैट आपका हो गया? तो उसी में क्लियर कट लिखा हुआ होता है कि ये फ्लैट आपका नहीं हुआ है, हम आपके नाम पे रिजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, हमने आपको बुकिंग नहीं दिया है, ऐसे बिल्डर कहता है, क्लियर कट कहता है। आपने भले टोकन स्वाइप कर दिया हो, आपने भले चेक दिया हो, आपने भले फ्लैट का नंबर ये फॉर्म में लिखा हुआ हो, लेकिन हमने आपके नाम पर ये फ्लैट नहीं अलॉट किया है और हम आजाद हैं। बिल्डर कहते हैं आपसे, हम आजाद हैं, हम इस फ्लैट को बेच सकते हैं। कब तक? जब तक आपका रजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल नहीं होता है। जब तक आप अग्रीमेंट, सेल परचेज अग्रीमेंट पे साइन नहीं करते हो, रजिस्टर नहीं करते हो, हम ये फ्लैट को बेचने के लिए आजाद हैं। साफ भाषा में कहते हैं, लेकिन वो साफ भाषा इस तरह से लिखा हुआ होता है, वो उतना साफ भी नहीं होता है। वो लीगल इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं और सेल्स ऑफिस के माहौल में कोई पढ़ता नहीं है, किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन क्लियर कट ये रहता है दोस्तों कि एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि इट हैज बीन बुक्ड इन योर नेम। वो लोग आपको गिल्टी भी फील करवाते हैं। अगर आप कैंसिल करने की बात करोगे तो सेल्स ऑफिसर्स, ये सेल्स स्टाफ वाले आपको कहेंगे, सर ये तो हमने आपके नाम पे बुक कर दिया था सर। झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने बुक नहीं किया था। अग्रीमेंट वो फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपके नाम पे बुक नहीं किया है, लेकिन वो इस तरह से कहते हैं, सर आपके नाम पे रिजर्व कर दिया था, आपको हमने बताया था और हमारा बहुत भारी नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हुआ? सर देखो, किसी और को हम फ्लैट देना चाहते थे, लेकिन वो फ्लैट आपके नाम पे रुका हुआ था, तो हम किसी और को नहीं दे सकते थे। इसका मतलब कि हमारा नुकसान हो गया ना। बकवास है ये, झूठ है ये। ओके, और ये झूठ एक नहीं, अनेक तरह का झूठ वो एक सेंटेंस के अंदर है। एक नहीं झूठ है, 5 झूठ उसी सेंटेंस में बैठे हुए हैं। अभी उसका विश्लेषण मैं अभी नहीं करता हूं, लेकिन समझ के ले लो, ये झूठ है। आपके नाम पे बुक नहीं होता है, आपके नाम पे रिजर्व नहीं होता है और उस बुकिंग फॉर्म में साफ भाषा में लिखा हुआ है। ये पहली बात। दूसरी बात, वो जो बुकिंग फॉर्म या रिक्वेस्ट फॉर रिजर्वेशन कहें, जो भी कहें, उसमें क्लियर कट उसका जो लेटर हेड होता है, शायद बिल्डर का लेटर हेड होगा या प्रोजेक्ट का लेटर हेड होगा। ओके, प्रोजेक्ट के नाम से होगा या बिल्डर के नाम से होगा, बिल्डर वो कंपनी के नाम से होगा। लेकिन
बिल्डर का सिग्नेचर नहीं रहता है, बिल्डर के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का सिग्नेचर होना चाहिए अगर वो किसी तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट है। ऐसे नहीं होता है, बिल्डर का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का सिग्नेचर नहीं होता है। तो इसमें सिग्नेचर्स होते हैं कौन से? चैनल पार्टनर के सिग्नेचर होते हैं। चैनल पार्टनर बिल्डर का क्या लगता है? चैनल पार्टनर बिल्डर का वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनता है, वो एक आउटसाइडर है, उसको कमीशन देने को रहता है, इसलिए चैनल पार्टनर का सही लेते हैं। उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको यानी आपके टोकन से भी नहीं देंगे, वो लोग बाद में चल के आप ये कमीशन देते हैं। लेकिन चैनल पार्टनर या एस्टेट एजेंट का सही ले लेते हैं वहां पे कि इसके नाम के साथ टैग हो गया। तो ये एक ट्रेड प्रैक्टिस है, लेकिन लीगली स्पीकिंग आपको वो कोई सुरक्षा नहीं देता है। फिर दूसरा एक सिग्नेचर लेते हैं सेल्स टीम के लीडर से या सेल्स ऑफिसर या ऐसा कुछ कहते हैं, और एक नाम लिख लेते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन ये कंपनी का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। आपका कंपनी के साथ डीलिंग एक तरफा है, आपने एक तरफा चीज पे साइन किया हुआ होता है, आपने एक तरफा टर्म्स एंड कंडीशंस जो बिल्डर के तरफ से लिखा हुआ है उस पे साइन किया होता है। बिल्डर ने अपने ऊपर कुछ भी नहीं लिया है क्योंकि उसने साइन तक नहीं किया है। बिल्डर मतलब बिल्डर की कंपनी ने साइन नहीं किया है। जिसने साइन किया है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो कानून की नजरों में कोई नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कि आपके तरफ से आपके ड्राइवर ने अगर साइन किया, या घर के माली या पियोन या ऑफिस के पियोन ने साइन किया, तो वो आपका सिग्नेचर नहीं गिना जाता है ना। सेम वे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का सिग्नेचर बिल्डर के कंपनी का सिग्नेचर नहीं गिना जाएगा। मतलब आपने साइन कर दिया, आपने अपने तरफ से कह दिया कि मैं ये सब रिक्वेस्ट कर रहा हूं और मैं सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर रहा हूं, कंपनी चुप है। आपने हथकड़ी पहन ली, कंपनी के हाथ में हथकड़ी नहीं चढ़ी है। तो ये बात आप साफ समझ लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। अब आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद एप्लीकेशन फॉर्म जिस दिन होता है, या रिक्वेस्ट फॉर रिजर्वेशन या जो भी कहते हैं, वो जिस दिन होता है वो पहला दिन होता है जब आप सेल्स ऑफिस में गए थे। वो लोग उसी दिन आपसे टोकन स्वाइप करवाते हैं, लेकिन ये भी आपको कह देते हैं कि फर्दर बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा। तो वो लोग उसे बुकिंग अमाउंट 1 और बुकिंग अमाउंट 2 कहते हैं। तो बुकिंग अमाउंट 1 के बाद आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि सर बुकिंग अमाउंट 2 जल्दी से दे दो। अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ योर फ्लैट, वो बुकिंग अमाउंट 2 1 लाख 2 लाख का हो सकता है, या 5 लाख 10 लाख का भी हो सकता है। वो आपके टोटल मिलके बुकिंग अमाउंट 1 प्लस बुकिंग अमाउंट 2, वो टोटल मिलके 9.9% तक ले जाने को ट्राई करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि 10% पे उनको अग्रीमेंट करना होगा। तो वो लोग आपसे 9.9% लेते हैं। ओके, किसके? फ्लैट के वैल्यू से, कंसिडरेशन वैल्यू से। 9.9% पे पहुंचने के बाद उनके ऊपर रेरा का जोर आता है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अब ये लोग क्या करते हैं? ये लोग आपको अलॉटमेंट लेटर भेजते हैं। अलॉटमेंट लेटर, कभी कभी रिजर्वेशन लेटर भी कहते हैं इसे। अलॉटमेंट लेटर का मतलब क्या होता है कि हमने ये फ्लैट आपको अलॉट किया है, हम ये इस फ्लैट आपके नाम पे करने को तैयार हैं। आपको किया नहीं है, आपने 9.9% दे दिया है, हम करने को तैयार हैं और हम कर रहे हैं और हमने कर दिया। ये तीनों में फर्क है। ये फर्क आम आदमी नहीं समझता है। उसको लगता है हम ये फ्लैट आपके नाम पे कर रहे हैं या हमने कर दिया, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन वो ऐसे नहीं लिखते हैं। अलॉटमेंट लेटर बहुत बच बच के, यानी उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है, वो ऐसा होता है कि भैया देखो, हम आज भी फ्लैट चाहे तो बेच सकते हैं,
भले आपने 9.9% दे दिया है, हम फिर भी फ्लैट बेच सकते हैं। इसीलिए आपकी भलाई में है कि आप और पैसे जल्दी से दे दो, वरना हम आपके नाम ये जो अलॉटमेंट लेटर में जो फ्लैट लिखा है ना, वो हम बेच देंगे किसी और को। इस तरह से वो साफ भाषा में कहीं ना कहीं लिखते हैं। और एज आई सेड, साफ भाषा है भी, लेकिन वो पढ़ने के लिए पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए, और ज्यादातर पढ़ने वाले समझते नहीं है। अब ये अलॉटमेंट लेटर को वो साइन करवाते हैं आपसे, वो कहते हैं प्लीज साइन एज एक्सेप्टेंस ऑफ दिस लेटर। उसके अंदर और थोड़े शर्त रखे जाते हैं, और वो शर्त ऐसे होते हैं कि देखिए, हम आपको जो भी कहेंगे एग्रीमेंट फॉर सेल में, जो भी शर्त रखेंगे एग्रीमेंट फॉर सेल में, वो सारे शर्त आपको मंजूर करना होगा, आप एक्सेप्ट करते हो। ऐसे करके वो आपसे साइन करवा के ले लेते हैं अलॉटमेंट लेटर में। अब दोस्तों, हर एक चीज का जो सिग्नेचर होता है वो उसी चीज के लिए होता है, उसके आगे की चीज के लिए नहीं होता है। तो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल ऐसा है, एप्लीकेशन फॉर्म मतलब आप लड़की को देखने गए थे, आप उस घर में गए थे और आपने कहा हाँ ये लड़की हमारे लिए ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने शादी करने की बात कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने शादी कर लिया, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने मंगनी कर ली। इतना ही है कि हाँ हमें लगता है कि ये ठीक है। तो टोकन स्वाइप करने का मतलब इतना ही होता है कि हमें लगता है कि ये लड़की हमारे घर के लिए ठीक है। ओके, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। फिर अगर अलॉटमेंट लेटर आता है, तो अलॉटमेंट लेटर का मतलब लड़की वालों ने कह दिया कि ठीक है, आपका जो लड़का है वो भी हमारी लड़की ने पसंद किया है या हमारे घर वालों ने पसंद किया है, तो ठीक है। वो भी शादी नहीं है, अभी भी शादी नहीं हुई है। ओके, सिर्फ अभी वी आर कंसेंटिंग, वी आर एक्सेप्टिंग, वी हैव इंटेंशन, वी हैव इंटेंशन टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन। हम व्यापार में, ये व्यवहार में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन व्यवहार में जाने के लिए तैयार हैं और एक्चुअल व्यवहार में या व्यापार में बंधे हुए हैं, इसमें फर्क होता है। बिल्डर्स आपको कंफ्यूज करते हैं, वो कहते हैं देखो हमने अलॉटमेंट लेटर दे दिया। अरे भाई, अलॉटमेंट लेटर दे दिया तो क्या हुआ? नहीं, अभी भी फ्लैट तुम्हारा हो गया। नहीं, आपका खुद का लिखावट में है कि आप ये फ्लैट मेरा नहीं हुआ है। नहीं, अभी आप जो भी पैसे देते हो जब्त कर लेंगे, क्योंकि आपने पैसे वो साइन भी किया है। अरे भाई साहब, आपने मुझसे जबरदस्ती साइन करवा के ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ एग्रीमेंट में उतरे हो और सारे जो वो लोड है वो मेरे ऊपर डाल सकते हो। ऐसे नहीं है। आपको कहने को सीखना चाहिए। एज कस्टमर्स आपको ये भाषा सीखनी चाहिए और आपको ये विचारधारा अपने दिमाग में उतारना होगा, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये कानून के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो एप्लीकेशन फॉर्म, मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं। एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब रिक्वेस्ट फॉर बुकिंग। बुकिंग हैज नॉट बीन ग्रांटेड, बुकिंग आपको दिया नहीं है, रिक्वेस्ट फॉर बुकिंग है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आपने टोकन दे दिया, ठीक है, फिर भी रिक्वेस्ट है। आपका सौदा नहीं हुआ है, आपका हैंडशेक नहीं हुआ है, बिल्डर ने एक्सेप्ट नहीं किया है। सेकंड, अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर सेकंड स्टेज पे आता है। ओके, जब वो आपसे 9.9% ले लेते हैं। जरूरी नहीं है 9.9% लेना, वैसे वो 5% पे भी दे सकते थे, वैसे वो 1% पे भी दे सकते थे, लेकिन टिपिकली वो 9.9% देने के बाद देते हैं। अगर उन्होंने अलॉटमेंट लेटर दिया, ओके, अलॉटमेंट लेटर से भी ये मतलब नहीं है कि आपकी बात पक्की हो गई। वो सिर्फ ये है, रिक्वेस्ट फॉर बुकिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, हम देने को तैयार हैं। मार्क माय वर्ड्स, शब्दों के मतलब होते हैं हम देने को तैयार है और हमने दे दिया वाला फर्क होता है। इसमें ऐसे हमने दे दिया नहीं है, आपने ले लिया नहीं है, हम देने को तैयार है और आप
लेने को तैयार हो इस रेट में, ये होता है अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद तीसरी बात, ये हम अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, बाय द वे मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। इसके बाद तीसरी बात, अग्रीमेंट फॉर सेल। अग्रीमेंट फॉर सेल में यह मतलब होता है कि इसमें जो सारे शर्तें हैं, जो अग्रीमेंट, जो आप कह रहे हो कि मैं ये शेड्यूल से पे करूंगा, वो कहते हैं हम इस शेड्यूल से आपको घर की डिलीवरी देंगे और घर का साइज इतना होगा, घर का ये शेप है, घर का ये एड्रेस है, घर का ये फ्लोर है, वगैरह वगैरह, सारे डिटेल्स उसमें फ्रीज हो जाते हैं। ये होता है अग्रीमेंट टू सेल। अब कुछ स्टेट्स में ऐसे होता है अग्रीमेंट टू सेल इज नॉट द सेम एज सेल डीड, तो स्टैंप ड्यूटी ये स्टेज पे नहीं भरा जाता है। बनने के बाद, फ्लैट बनने के बाद, घर का पोजीशन देने के बाद एक और अग्रीमेंट किया जाता है जिसका नाम है सेल डीड। तब वो कहते हैं हमने आपको सिर्फ घर बेचा। ये सिस्टम किसी और हमारे यहां नहीं होता है, लेकिन कुछ और स्टेट्स में, महाराष्ट्र में नहीं, कुछ और स्टेट्स में यह सिस्टम चलता है कि सेल डीड। अब मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र के लिए यह लागू नहीं है। मुंबई में क्या होता है कि जब आप अग्रीमेंट टू सेल में एंटर करते हो आफ्टर पेइंग 9.9%, उसी को सेल डीड माना जाता है। उसके बाद कुछ भी नहीं रहता है, उसके बाद दूसरा कोई अग्रीमेंट नहीं होता है। अग्रीमेंट टू सेल इज सेल डीड एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न्ड। तब आप स्टैंप ड्यूटी भर देते हो और वही आपके पेपर्स, बिल्डिंग के पेपर, वो घर के पेपर्स बनते हैं। ओके, वही है पेपर्स। उसके बाद जब घर तैयार हो जाता है तो ये लोग आपको एक पोजीशन लेटर देके बुलाते हैं कि ये आपका, आपने ज्यादातर अमाउंट दे दिया है, आपने 95% या 98% दे दिया है, अब आ जाओ फ्लैट का डिलीवरी ले लो। अब दोस्तों, पोजीशन लेटर में कोई शर्त नहीं होना चाहिए, कोई भी शर्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे जो शर्त हैं वो सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल में होने चाहिए। कोई उसके ऊपर कोई भी नया शर्त नहीं होना चाहिए, और अगर बिल्डर कोई भी नया शर्त लगा रहा है वो इलीगल है। अगर एग्रीमेंट में वो चीज नहीं है तो वो इलीगल है, वो नहीं लगा सकता है। शर्त सिर्फ इतना होता है, सर आइए चाबी लीजिए, आपने पोजीशन ले लिया, हमने पोजीशन दे दिया, तो ये होता है पोजीशन लेटर। तो दोस्तों, ये फ्लैट परचेज के, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट परचेज के वेरियस स्टेजेस हैं। बेसिक वाली बात थी, आई होप आपके समझ में आया है। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।